हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको ना ये वीडियो क्लास 8 का जो साइंस का आपका एग्ज़ाम है ना, तो वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी कि मैं आपको हर चैप्टर में मेन और समरी में आपको सारा बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी रिवीजन हो सके। बाकी अब इसके अलावा भी और भी पढ़िएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चैप्टर में फर्स्ट ले रहे हैं। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर लगाए जाते हैं ना, उसे फसल कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में रहेगी, इंग्लिश मीडियम की अलग वीडियो आपको मिलेगी। फिर है खरीफ फसल। जब वर्षा ऋतु में बोते हैं ना किसी फसल को, उसे खरीफ कहते हैं। ये जून से सितंबर में। इसके एग्जाम्पल कौन है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। तो आप इसके एग्जाम्पल याद रखिएगा। अगर रबी का पूछ ले तो ये शीत ऋतु में होती है, सर्दी में होती है, अक्टूबर से मार्च में होती है। और इसमें क्या है? गेहूं, चना, मटर, सरसों आदि, ठीक है। आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। अलसी भी इसी में आती है। फिर आ जाइए कि फसल की कौन सी पत्तियां हैं। तो ये सारी फसल की पद्धतियां हैं। मिट्टी को तैयार करना, बुआई, खाद और उर्वरक देना, सिंचाई मतलब पानी देना, खरपतवार यानी कि जो फालतू पौधे उग जाते हैं उन्हें बाहर निकाल देना, ठीक है। फिर है कटाई करना, फिर भंडारण करना मतलब गोदामों में रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मिट्टी तैयार करने के लिए अगर बता रखा है कि जब हम मिट्टी को उलटते पलटते हैं ना, उसे हम जुताई कहते हैं। फिर जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं तो किसका यूज़ किया जाता है? जब हम मिट्टी को तैयार करते हैं ना, तो किसका यूज़ किया जाता है? कृषि के औजारों का यूज़ किया जाता है, जैसे हल का, ठीक है। और जो मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है ना, उससे हम हल शाफ्ट कहते हैं। तो देखो, ये चित्र में समझ लेते हैं। और कुदाल का यूज़ किया जाता है, इसे कुदाली कहते हैं। अगर आपसे पूछे किस लिए करते हैं, वही मिट्टी को पोला करने के लिए और फालतू जो पौधे उग जाते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए। तो ये आपको पिक्चर याद रखनी है कि इसको फाल कहते हैं, इस लंबी लकड़ी को हल शाफ्ट कहते हैं, और ये जो होता है ना जिसकी जानवर पे जो रखा जाता है, इसे हम जोत कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर ये देखो, ये कुदाली होती है, ठीक है। और कल्टीवेटर ये होता है जो आज के ज़माने में यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बुआई। तो बुआई में जब हम बीज बोते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि खराब बीज तो बो नहीं रहे। अगर पानी में डालेंगे बीज को, अगर बीज ऊपर तैरने लगेंगे तो वो खराब बीज होगा, ठीक है। तो बीजों को ध्यान से चुनना पड़ता है। जो खोखले बीज होते हैं वो पानी में तैरने लग जाते हैं, और जो अच्छे होंगे वो डूब जाएंगे, इसलिए अच्छे बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अब बीज की बुआई कैसे की जाती है? एक पुराने तरीके से, फिर दूसरा नए तरीके से क्या? सीड ड्रिल, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा? बीज के ऊपर मिट्टी आ जाती है, फिर पक्षी देख नहीं पाते, और बीज जो है ना वो नुकसान नहीं होता, पक्षी खा नहीं पाते। फिर है खाद और उर्वरक। देखो, खाद जो होती है वो ऑर्गेनिक होती है, मतलब वो जो होती है ना जैविक होती है। जैविक क्या होती है? जैविक, ये लिखा। और जबकि जो उर्वरक होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक होते हैं, वो क्या होते हैं? अजैविक होते हैं। खाद जो होती है, ये देखो यहाँ डिफरेंट में पढ़ लेना। जो खाद होती है ना, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, जबकि उर्वरक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। खाद पौधों को धीरे धीरे उगाती है, उर्वरक तेजी से उगाता है, ठीक है। ये याद रखना। फिर उसके बाद ये हमने खाद उर्वरक के बारे में समझ में पढ़ लिया। उसके बाद देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है उर्वरक में। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश। पोटाश में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीन चीज आते हैं। ये जो है ना उर्वरक होते हैं। अगर आपसे उर्वरक के नाम पूछेगा ना, फर्टिलाइजर के नाम पूछेगा, तो आप ये बता देना। और अगर एनपीके पूछ लेगा तो इसमें तीन चीज आती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है जो खाद होती है उसके लाभ क्या है? आप बोलोगे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, और ये जीवाणुओं की मित्र होती है, ये जैविक होती है। सिंचाई मतलब होता है पानी देने की प्रक्रिया। तो पहले के जमाने में जो पानी दिया जाता था वो किससे दिया जाता था? देखो, पहले के जमाने में लिखा है कुओं से, जलकूप से, तालाब से, नदियों से, इस तरह के। ये देखो, तो आपको ये याद रखने हैं पुराने जमाने में कौन कौन से तरीके थे। मोट, चैन पंप, ढेकली, ठीक है। और ये देखो, ये आपसे पिक्चर अगर बनी आ जाए तो आप बता देना कि किसका क्या नाम है, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लो, देख लो किसका क्या नाम है।
फिर आज के ज़माने में दो सिस्टम यूज़ किए जाते हैं पानी देने के। पहला कौन सा है? आपका छिड़काव तंत्र, स्प्रिंकल। इसमें क्या होता है, पूरे खेत में पाइप लग जाते हैं, फिर पानी टप 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 ऐसे टप टप करता रहता है, मतलब बाहर निकल के ऐसे फुहारे की तरह। और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है, पूरे खेत में पाइप बिछा देते हैं और पाइप में होता है छेद, और पानी इसमें से बूंद बूंद निकलता रहता है और पूरी मिट्टी गीली रहती है और पौधों को जितना पानी चाहिए था उतना मिल जाता है, पानी की वेस्टेज नहीं होती। फिर आ जाओ खरपतवार। क्या होता है, जो अवांछित पौधे उग जाते हैं ना, उसे हम खरपतवार कहते हैं, और हटाने को बोलेंगे निराई। क्या बोलेंगे? निराई। फिर आ जाओ खरपतवार नाशी किसे कहते हैं, मतलब इन खरपतवार को हटाने को खरपतवार नाशी कहते हैं। तो कौन कौन होते हैं खरपतवार नाशी? 2D 4D, आप ये याद रखना, ठीक है। 2D 4D याद रखना, ये खरपतवार नाशी होते हैं। ये डालते ही जो फालतू पौधे होंगे ना, जो हमारे खेत में नहीं चाहिए, वो सारे हट जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है। आपने देखा भी होगा इस तरीके से भी स्प्रे वगैरह करते हैं, है ना, ताकि फालतू पौधे जो है ना वो मर जाएंगे। अब आ जाओ कटाई। कटाई कहते हैं जब फसल पक जाती है तो उसके जब हम काटते हैं उसे कटाई कहते हैं। तो कटाई के लिए ये क्या है, दरांती है, एग्जाम में पूछ लेगा। हार्वेस्टर जो है यूज किया जाता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, कटाई करने का काम करते हैं, ठीक है। ये देखो, एक बार जनाना, काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करने को थ्रेशिंग कहते हैं। ये याद रखना, थ्रेशिंग किसे कहते हैं, ठीक है। जो हमने फसल काट ली है ना, उसमें से जो बीज निकालेंगे ना, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है ये मशीनों से भी किया जा सकता है, बड़ी बड़ी, ठीक है। तो ये क्या है, कॉम्बाइन है। और देखो अब सुनो, छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक, मतलब ऐसे ऐसे फटक फटक कर विनोइंग अलग करते हैं। तो विनोइंग क्या होता है, मतलब जब हम किसान जब अनाज के दानों को, मतलब छोटी औजार या छोटी मशीनों से या हाथ से या हवा से अलग कर रहे हैं ना, तो वो फटकना की क्रिया कर रहे हैं, तो वो विनोइंग कहलाता है, ठीक है, फटकना कहलाता है। ये देखो, ये है विनोइंग, ये फटकने वाली मशीन, ठीक है, याद रखोगे। देखो, उसके बाद है भंडारण। जब हमारी फसल कट जाती है तो उसके बाद बीजों को रखा जाएगा ना, तो ये कह रहा है किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों में कर सकता है, धातु के बड़े पात्र में कर सकता है। लेकिन जो बीज का जब बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है, बड़े पैमाने पर जब रखा जाता है, तो उसे साइलो कहते हैं, या भंडार के गृह में रखा जाता है। तो साइलो अगर पूछ लेगा तो बोलोगे जहां पर बड़े पैमाने पर बीजों को रखा जाता है, साइलो है। और ये देखो, ये भंडार गृह है जहां पर बोरों के अंदर रखा जा रहा है। इसके अलावा और क्या होता है, देखो, इसको बचाने के लिए क्या करेंगे, नीम की सूखी पत्तियों का, क्योंकि चूहे से बचाने के लिए और भी बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। फिर है पशुओं को पालना। पशुओं को क्यों पालते हैं, आपको पता है, दूध के लिए पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं, अंडों के लिए पालते हैं, ठीक है। उनकी भी देखभाल की जाती है, उनको जो है खाना वाना सही से मिले और उनके भोजन की व्यवस्था अच्छे से हो, ताकि हम उनसे जो है संसाधन मिल सके, है ना। तो उसे पशुपालन कहते हैं, मतलब पशुओं को पालना, उनकी देखभाल करना क्या कहलाता है, पशुपालन कहलाता है। ये चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया। ये सारे पॉइंट आप जरूर पढ़ेंगे, ठीक है, सारे पॉइंट पढ़ने ही पढ़ने हैं आपको। और जितने भी ये आपके चैप्टर में सारे हैं, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि मैचिंग का ही एक 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सारे आपको पढ़ने, ये लाइन से लगाने को आ सकता है 5 नंबर में, ठीक है। तो हल्के में कोई भी चीज़ मत लीजिए। अब आ जाइए सेकंड चैप्टर रिवीजन में। तो देखिए, सेकंड चैप्टर में सबसे पहले सूक्ष्म जीव, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, जो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। और जो विषाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीव जो है ना, उसमें कैटेगरी में नहीं रखे जाते, तो सूक्ष्म जीव से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि अगर सूक्ष्म जीव के कितने वर्ग पूछेगा तो 4 होते हैं। जो विषाणु होते हैं वो सूक्ष्म जीव से अलग होते हैं, ठीक है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, मतलब बढ़ते हैं, किसी की बॉडी को घुसकर अपनी सेल बना लेते हैं, ठीक है। तो विषाणु अगर पूछे किसके उदाहरण है विषाणु के, तो जो हमें जुकाम होता है, जो हमें फ्लू हो जाता है, जो हमें खांसी हो जाती है, ये सब विषाणु से होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा
अतिसार और मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है। टाइफाइड और टीबी किससे होता है? जीवाणु से होता है। तो आपको सबके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में। और ये पिक्चर बनी आ सकती है, पिक्चर का नाम आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी पिक्चर आप जरूर पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में पिक्चर वाला तो क्वेश्चन आने ही आना। ठीक है, ये भी शामिल है। फिर सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं बोलोगे? ये बड़ी बड़ी बर्फ की जो पहाड़ियां हैं, जब बहुत ज़्यादा बर्फ होती है वहां भी रह सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहां भी रह सकते हैं। ठीक है। फिर सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त कैसे? देखो मैं समरी में बता रहा हूँ ना, तो उसी में बाकी मैंने इस चैप्टर को बहुत डिटेल में भी समझा रखा है। तो दूध से दही बनाने को जिस सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। यीस्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये क्या करता है? किण्वन की प्रक्रिया में हेल्प करता है, मतलब उसे फुला देता है। और कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने केक देखा होगा ना फूलते हुए, देखा होगा ना केक। तो अगर पूछेगा वो फूल रहा है उसमें कौन सी गैस है? CO2 है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेस्ट्री केक आपने खाया होगा, तो उसमें यीस्ट को मतलब जनन करवाया जाता है, तो वो एक गैस छोड़ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और फिर वो पूरा फूल जाता है इससे। ठीक है। और भी सूक्ष्म जीव के बहुत सारे फायदे हैं, फैक्ट्री में यूज किया जाता है। ये लिखा है शराब बनाने में भी यूज होता है अल्कोहल का। तो ये याद रखना, चीनी को जब हम अल्कोहल में बदलते हैं उसे किण्वन कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। और ये खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी, याद रखना। 1857 में करी थी, क्योंकि ये जो ब्रैकेट वाले इनमें से भी क्वेश्चन आते जाते हैं। अब आ जाओ, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, प्रतिजैविक क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनको नष्ट कर देते हैं, या उनको पैदा होने से मतलब और वो वृद्धि ना कर पाए, उनको पैदा होने से रोक देते हैं। तो इन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक के 3 नाम याद कर लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये तीनों आपको अच्छे से नाम पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपने बुक में भी पूरा देख लेना, या थोड़ा तक कटा हुआ। फिर अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, उन्होंने जीवाणु के बचाव के लिए काम कर रहे थे, तो उन्हीं को अचानक एक फफूंद सी मिल गई, तो जिसका प्रयोग उन्होंने जो है बहुत बीमारियों को रोकने में यूज करा, उसका नाम था पेनिसिलिन। तो अगर आपसे पूछेगा पेनिसिलिन की खोज किसने करी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी। जीवाणु को मारने के काम आती है पेनिसिलिन। ठीक है, याद रखना। और अब उसके बाद आगे बढ़ते, देखो कई बीमारियां जानवरों में भी हो जाती हैं। ठीक है। तो जो जानवरों में और इंसान में दोनों बीमारी होती है, वो कौन सी होती है? एंथ्रेक्स होती है। कौन सी होती है? एंथ्रेक्स। ठीक है। फिर आ जाओ, प्रतिरक्षी क्या होता है? प्रतिरक्षी का मतलब होता है कि मतलब देखो हम पहले से एक दवाई खा लेते हैं कि कल को अगर वो जीवाणु या विषाणु हमारी बॉडी पे अटैक करेगा, तो हमारी बॉडी में पहले से उसे लड़ने वाले जो है ना आर्मी बैठी होगी, और वो ढिशुम ढिशुम उसको मार देगी। ठीक है। तो वैक्सीन उसी को कहते हैं, टीका उसी को कहते हैं कि हमारी बॉडी में पहले से ही एक आर्मी तैयार रहेगी कि अगर कल को कोई हम पे अटैक करेगा, बीमारी अटैक करेगी, तो उसको मार देगी। जैसे आपने सुना हो कोरोना की वैक्सीन, तो वो ये इसलिए थी कि हमारी बॉडी में पहले से ही आर्मी मतलब उसको लड़ने के लिए तैयार रहेगी। जैसे ही कोरोना हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारे अंदर की जो आर्मी है, जो इस वैक्सीन की वजह से हमारे अंदर वो आ चुकी है, तो वो उससे लड़ लेगी और हमें उस बीमारी से बचा देगी, या बहुत कम इफेक्ट करेगी। तो एडवर्ड जेनर ने इस चेचक की बीमारी के लिए जो टीका बनाया था, याद रखना, चेचक की बीमारी के लिए टीके की खोज किसने करी? वैक्सीन की खोज किसने करी? एडवर्ड जेनर ने करी। ठीक है। ऐसे पोलियो ड्रॉप भी बच्चों को पिलाए जाते ताकि पहले से उसके अंदर बच्चे के अंदर लड़ने की क्षमता बनी रहे। हाँ है ना। अब ऐसे मतलब ये हम पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव के फायदे क्या क्या है, तो सारा बताना है। ऐसे मिट्टी की ताकत को बनाने के लिए भी सूक्ष्म जीव बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। और पर्यावरण को शुद्ध करने में भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव। अब सूक्ष्म जीव के कुछ नुकसान भी हैं बच्चों। सूक्ष्म जीव के नुकसान क्या है? देखो ये बीमारी अगर रोकते हैं तो बीमारी फैलाने का भी काम करते हैं। तो एक होते हैं संचरणीय रोग, जो एक से दूसरे को हो जाते हैं, तो कोई खांसा तो दूसरे को भी खांसी लग जाएगी, है ना। और कुछ होते हैं जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव फैल जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे एनाफ्लीज मच्छर, अगर ये एक से दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तो उस व्यक्ति को जो है मलेरिया हो जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा मलेरिया कौन से मच्छर फैलाते हैं, तो मादा एनाफ्लिज मच्छर फैलाती है। मेल नहीं काटता, फीमेल काटती है। ठीक है। और डेंगू को फैलाने वाला कौन है? मादा एडिस मच्छर। ठीक है। डेंगू किससे होता है? मादा एडिस से होता है। और मलेरिया किससे होता है? एनाफ्लिज मच्छर से होता है।
ठीक है। उसके बाद ये टेबल एक बार आपको पता होनी चाहिए कि जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है, वायरस से कौन सी होती है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि जंतुओं में भी कुछ बीमारी होती है जो इंसानों में भी हो सकती है, वो एंथ्रेक्स है। आप अगर पीछे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है। और पौधों के अंदर भी कुछ बीमारियां फैल जाती हैं, ये देखो। तो अगर आपसे पौधे का पूछ लेगा तो आप ये बता देना कि जो नींबू कैंकर है वो जीवाणु से होती है, हवा से पौधों में चली जाती है। ऐसे गेहूं की रस्ट है वो कवक है, वो भी वायु और बीज दोनों से जा सकती है। और भिंडी की जो पीत है, जैसे तुमने भिंडी कभी देखी हो, तो अगर उस पर ऐसे ऐसे दाने दाने बन रहे हैं तो वो वायरस हो सकता है, उसको आप नहीं खाना, कीट से ये फैल जाता है। ठीक है। और फूड पॉइजनिंग मतलब जब हम कुछ खाना खाते तो एकदम पेट में दर्द सा हो जाता है, उल्टियाँ वगैरह कर देते हैं, वो गलत खान पान की वजह से। तो ये उसके अंदर एक्चुअल में कौन जाते हैं, सूक्ष्म जीव जाते हैं, और जो हमें हमारे खाने को विषैला जहरीला बना देते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। फिर आ जाओ खाद्य परीक्षण। तो मतलब इसमें है कि देखो, अब बहुत सारा भोजन हम कई समय तक रखते हैं, अगर वो खराब हो जाएगा तो फिर हम कैसे जीवन यापन करेंगे, पूरा साल उस चीज़ की कैसे उपयोगिता रहेगी। तो इसलिए बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं और वो सूक्ष्म जीवों को पैदा होने से रोकने के लिए बचाने का काम करते हैं। तो नमक और तेल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को पैदा होने से रोकने के लिए। ठीक है। तो अब अगर हमें सूक्ष्म जीवों को पैदा होने से रोकना है तो एक है रासायनिक उपाय करके। तो रासायनिक उपाय में आपको याद रखना है सोडियम बेंजोइट और सोडियम मेटाबाई सल्फाइड। देखो इनमें से एक जरूर आता है। तो इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीव को पैदा होने से रोकने के लिए। अगर आपसे पूछेगा रासायनिक उपाय बताइए तो आपको ये दो नाम बताने पड़ेंगे। फिर अगर आपको नमक द्वारा परीक्षण की बात कर रहे हैं तो आप बोलोगे मांस और मछली को खराब होने से बचाने के लिए नमक का यूज किया जाता है। ठीक है, किस यूज किया जाता है, नमक का। और चीनी का यूज कहाँ करते हैं, बोलोगे जैसे अगर कोई हम जेली जैसी कोई चीज़ बना रहे हैं या जैम बना रहे हैं तो वहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। अगर पूछेगा तेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है तो आप बोलोगे मछली के लिए, मांस के लिए, फल के लिए, सब्जी के लिए, और सिरके का प्रयोग भी यहीं किया जाता है। अगर गर्म और ठंडे का पूछेगा तो आप दूध का एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक है। तो दूध का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और फ्रिज का एग्जाम्पल भी दे दोगे कि फ्रिज में टमाटर सब्जी बहुत सारी बच जाती है। और दूध का याद रखना, पाश्चरीकरण किसे कहते हैं। पहले दूध को 70 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे 15 से 20 सेकंड। ठीक है। उसके बाद एक अचानक ठंडा कर देंगे। तो इससे क्या होता है, जीवाणु समझ नहीं पाते कि गर्म होना था या ठंडा होना था, तो वो मर जाते हैं। तो इसे बोलते हैं पाश्चरीकरण। ये लुई पाश्चर ने इसकी खोज करी थी। ठीक है, याद रखना। और एग्जाम में कभी कभी एमसीक्यू में पूछेगा कितने सेकंड के लिए रखा जाता है, 15 से 30। कितने डिग्री पे रखा जाता है, 70 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं ना, तो इतना ऊपर से भी नहीं पढ़ना। पैकिंग से कैसे बचा सकते हैं, जैसे उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दो। अगर हम जो आप पैकेट वगैरह खाते हो चिप्स वगैरह, उसमें जो गैस भरी होती है ना, वो नाइट्रोजन भरी होती है, ताकि वो चीज़ खराब ना हो, वो सिले ना। ठीक है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। तो नाइट्रोजन को देखो, जो जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया ना, वो आपको याद रखना है। नाइट्रोजन को पौधे डायरेक्ट नहीं ले सकते। हमारे जो एनवायरनमेंट में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। ठीक है। तो नाइट्रोजन का उपयोग किस लिए किया जाता है, अगर ये पूछेगा तो प्रोटीन के लिए किया जाता है। ठीक है। और दूसरे यौगिक का संश्लेषण करने के लिए करते हैं। ठीक है। प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजनिक यौगिकों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर भी मैंने आपको समझा दिया। 5 नंबर में अगर नाइट्रोजन चक्र आ जाए या इसमें से एक्सपाइटेड कुछ लिख दे तो आप ये पढ़ लो कि ये कैसा प्रोसीजर होता है। ठीक है। अगर नहीं आए तो आप सिंपल पता है इतना बता देना कि मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होता है, उसे सूक्ष्म जीव वगैरह ले लेते हैं। ठीक है। और वो नाइट्रेट में बदल देते हैं तो वो हवा में चला जाता है, वायु में चला जाता है। अब वायु में चला जाएगा तो अगर उसका स्थिरीकरण हो गया फिर से वो मिट्टी में चला जाएगा। अगर स्थिरीकरण नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ कि हरे शिवाल वगैरह के पास गया, उनके द्वारा स्थिरीकरण हुआ, फिर जीवाणु उसको कर रहे हैं, फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर पौधों ने ले लिया या फिर उन पौधों को जानवरों ने खा लिया। ठीक है। तो देखो ये यहाँ से था, पौधों ने ले लिया, उनको जानवरों ने खा लिया, और फिर उसके बाद जानवरों ने मल त्यागा, फिर वो मिट्टी में आ गया। तो ये आपको प्रोसीजर है, बना बना के थोड़ा बहुत बोल दोगे ना तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। बस छोड़ के मत आना कोई क्वेश्चन। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं।
ठीक है, ये आपको सारे के सारे देखने हैं। ठीक है, ये मैचिंग सारी करनी है, क्योंकि एग्जाम में आपके देखना क्वेश्चन इन्हीं से भरे होंगे। ठीक है, और एमसीक्यू नहीं आएंगे आपके शुरू के जो क्वेश्चन है, पहले बता दूं मैं, कहीं आप सोचो एमसीक्यू कर लोगे। ठीक है, फायदे नुकसान आपको बताया दिए, 6 मिनट के फायदे नुकसान क्या है। जब मैंने आपको इतना पढ़ाया और आप फिर भी ना बता पाओ तो फिर क्या फायदा। फिर कोयला और पेट्रोलियम पर आ जाओ। देखो भाई, एक होता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। और क्षय मतलब जो समाप्त होने वाले होते हैं, जैसे खनिज है, कोयला, पेट्रोलियम, ये खत्म हो जाएंगे, आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। फिर अगर आपसे पूछेगा कि कोयला कैसे बना, तो आप बिल्कुल बना बना के बोल देना कि लाखों करोड़ साल पहले जो पेड़ पौधे जमीन में दफन हो गए थे ना, तो उससे जो है कोयले बन गए। ठीक है, और थोड़ा अगर और पढ़ के बताएंगे तो यहाँ पर बता देना 300 मिलियन वर्ष ये हुआ ये हुआ। और ये कार्बनीकरण याद कर लेना किसे कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है, और जो वनस्पति मर गई थी उसमें धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हुई, उसी को कार्बनीकरण कहते हैं। लिखा है ना, जो मैंने आपको समझ में बताया था वही लिखा है। उसका नाम क्या होता है, कार्बनीकरण। ये जब अगर कोयले का निर्माण कैसे हुआ ना, कोयले की कहानी पूछे, तब कोयले की कहानी पूछेगा, तब भी आपको ये कार्बनीकरण जरूर बताना है। ठीक है, समझ में आ गई। फिर आ जाओ कि भाई जब कोयले को गर्म करेंगे तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है, समझो। उसके बाद जो कोयले को ना हम, फिर कोयले का हम क्या करते हैं, प्रक्रमण करते हैं। क्या करते हैं, प्रक्रमण, मतलब उसको चेंज करते हैं। तो कोयले को हम किस किस रूप में बदल सकते हैं, कोक में, कोलतार में और कोयला गैस में। देखो एमसीक्यू में आ जाता है कि कोयले से क्या क्या प्राप्त किया जाता है, तो आप बता दो कि कोयले से 3 चीजें प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछे कोक क्या है, तो बोलोगे काला पदार्थ होता है, शुद्ध होता है, प्रदूषण नहीं फैलाता, और जब धातुओं को पिघलाना होता है, धातुओं को निकालना होता है, तो कोक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोलतार पूछेगा, जो कोयले से ही बनी है, कोलतार पूछेगा तो आप बता देना ये गाढ़े रंग का काला पदार्थ होता है। ठीक है, 200 पदार्थों का मिश्रण होता है कोलतार, 200 पदार्थों का। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, सड़कें बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, सुगंध बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए, पेंट बनाने के लिए, छत निर्माण करने के लिए, बहुत सारे इसके फायदे हैं। और नैपथलिन की गोलियां बनाने के लिए भी किया जाता है, जो हम नैपथलिन घरों के अंदर बेड के अंदर रखते हैं ना, ताकि कीड़ा नहीं लगे कपड़ों में, उसके लिए भी किया जाता है। ठीक है, मौत और कीट को भगाने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई मौत और कीट को भगाने के लिए किसका यूज किया जाता है, नैपथलिन का। फिर कोयला गैस पे आ जाओ। देखो तीसरा ये रहा कोयला गैस। तो कोयला गैस से हम बिजली बनाने में काम में ले सकते हैं, उद्योगों में काम में ले सकते हैं। ठीक है, और ट्रेन चलाने के लिए कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। अब पेट्रोलियम पे आ जाओ। पेट्रोलियम किससे बना था, बोलोगे लाखों से पहले जो समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु थे ना, जब भारी चट्टाने और की वजह से उनमें परिवर्तन आया, तो वो जमीन के अंदर ही दफन हो गए, तो बहुत ज़्यादा तापमान और दबाव की वजह से उनमें परिवर्तन होने लगा, तो जो चीज़ बनी उसे पेट्रोलियम कहा गया। क्या बोला गया, पेट्रोलियम बोला। ठीक है, पेट्रोलियम की कहानी बता देना, समुद्र में रहने वाले जीव, ये सब लिखा हुआ है इसमें। मैं तो आपको समरी में देखो पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल मेन मेन बता रहा हूँ। ठीक है, फिर पेट्रोलियम में से परिष्करण, मतलब पेट्रोलियम में से क्या क्या निकलता है, तो देखो ये अच्छे से पता होना चाहिए पेट्रोलियम में से क्या क्या निकलता है। ये सब चीज़ें पेट्रोलियम में से निकलती हैं। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल, पैराफिन, मोम, ये आपको सब याद रखना। देखो आपको मैं बता दूं, आपको ना ये पूरा याद रखना है, पूरा टेबल। देखो ये पूरा टेबल हमें सारा पेट्रोलियम से मिलता है, सारा पेट्रोलियम। अगर 5 नंबर में आया पूरा टेबल बना देना। देखो एलपीजी, ये देखो ये पूरा दिखा रहा है कि कैसे निकाला जाता है। ये मशीन होती है, समुद्र के अंदर होती है, लगाई जाती है चट्टानों के अंदर, फिर उसको एक एक करके चीज निकालती है, अलग अलग चीजें निकल जाती हैं सारी। ठीक है, तो देखो ये जो एलपीजी है, ठीक है बच्चों, ये सारा याद कर लेना। पेट्रोल का यूज कहाँ होता है, ईंधन में, धुलाई में, बना बना के लिख दोगे ना, बस मेन याद रख लो। स्नेक तेल, स्नेह नहीं लिखा है। पैराफिन मोम, मरहम बनाने, मोमबत्ती, वैसलीन में। और विटामिन का प्रयोग पेंट और सड़क निर्माण में। ठीक है, याद रखना। और सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस होती है। ठीक है, सीएनजी के फायदे क्या होते हैं, आप बोलोगे क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं फैलाती है। और देखो थोड़ा घुमा के बोलेगा कि भाई हमें ईंधन के रूप में किस गाड़ी या किसी गाड़ी में, देखो आपसे घुमा के पूछ सकता है कि आप बताइए कि गाड़ी में किस ईंधन का प्रयोग करना चाहिए जो पोल्यूशन ना फैला, बोलोगे सीएनजी का प्रयोग करना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पाइपलाइन वगैरह बिछाई गई है,
एक तो यहाँ पर याद रखना है बड़ोदरा, दिल्ली के कुछ भागों में और अन्य स्थानों पर बिछाई गई है। प्राकृतिक गैस होती है ना, वो भी पोल्यूशन नहीं फैलाती। उसके बाद ये आपको पीसीआरए का याद रखना है। ये पीसीआरए क्या करता है, ये इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ये एडवाइस जारी करता है। क्या करता है, जैसे जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। ठीक है, टायरों का दाब सही रखिए। बना बना के लिख सकते हो कि क्या क्या एडवाइस होनी चाहिए जो हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। गाड़ी का नियमित रखरखाव करना चाहिए, उसकी सर्विस करवाते रहना चाहिए। उसके बाद आप ये पॉइंट जरूर पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाइए। फिर है जंतुओं में जनन, चैप्टर 6 है। तो देखो इसमें एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लेगा कि आखिर जनन की आवश्यकता क्यों है। देखो ये कह रहा है आपको मेन याद रखना कि जनन की इसलिए आवश्यकता है ताकि वो स्पीशीज बनी रह सके। अगर जनन ही नहीं होगा तो वो जीव खत्म हो जाएंगे। जैसे बिल्ली अगर अपने बच्चों को उत्पन्न नहीं करेगी तो बिल्ली की प्रजाति दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी ना। आपको ये याद रखना। अगर पूछेगा जनन का महत्व क्या है तो आप बोलोगे उसकी पीढ़ी बनी रह सके, ये याद रखना। ठीक है, फिर जनन की विधियां कौन सी हैं, तो दो विधियां होती है, एक होती है लैंगिक और दूसरी होती है अलैंगिक। लैंगिक किसे कहते हैं, जिसमें नर और मादा दोनों मिलकर युग्मनक बनाएं, उसे लैंगिक कहेंगे। ठीक है, ये लिखा लैंगिक। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा युग्मनक का सलन करते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद देखो ये जो मेल और फीमेल है ना, तो ये नर जनन है, नर जनन अंग है ना। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं इसमें कौन कौन से होते हैं नर जनन अंग में। एक जोड़ा विषरण होता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दो शुक्राणु की नलिका होती है, आपको ये याद रखना है। पिक्चर बनाने को आ सकती है, बनी आएगी, नाम बताने पड़ेंगे। और एक शीशन होता है, एक लिंग होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे शुक्राणु किसे कहते हैं, जो वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं उन्हें हम शुक्राणु कहते हैं। मतलब इसमें से शुक्राणु पैदा होते हैं, शुक्राणु ऐसा दिखता है। ये कह रहा है जो शुक्राणु होते तो वो छोटे हैं, लेकिन उन सब में ना सिर भी होता है, मध्य भाग भी होता है और पूंछ भी होती है, ये आपको याद रखना है। फिर ये मादा जनन है। ठीक है, तो अंग, मादा जनन अंग, ये मादा जनन अंग होता है। इसमें तीन चीजें होती है, अंडाशय, ये अंडवाहिनी होती है और ये गर्भाशय होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिक्चर बनी आएगी तो आप बता देना। फिर आपको ना ये याद रखना है डियर, देखो यहाँ पर ना आपको याद रखना है, जैसे जो नर है, नर में से क्या निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं। ऐसी जो मादा है उसमें से अंडाणु निकलते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना। उसके बाद निषेचन किसे कहते हैं, देखो निषेचन किसे कहते हैं, जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाते हैं ना तो उसको निषेचन कहा जाता है। ठीक है, और निषेचन होने के बाद जो चीज बनती है उसे युग्मनज कहते हैं। देखो लाइन से लगाने को भी आ सकता है। सबसे पहले क्या हुआ, निषेचन, फिर क्या हुआ, युग्मनज हुआ। ठीक है, और सुनो, जब नर और मादा के अंडाणु और शुक्राणु जब शरीर के अंदर बनते हैं, मतलब मिल जाते हैं, तो उसको हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। और एक बात और बोलूं, जैसे ये एक प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी निषेचन, क्योंकि अभी मिल रहे हैं। ठीक है, और जब मिलकर एक हो जाते हैं ना, एक कोशिका बन जाती है। पहले ये दोनों एक एक कोशिका थी, लेकिन जब मिलकर एक कोशिका हो जाती है तो इसको युग्मनज कहते हैं। और अगर शरीर के अंदर ऐसा हो रहा है निषेचन का काम, तो उसे आंतरिक निषेचन कहेंगे। जैसे मुर्गी में भी अंदर होता है, भले वो अंडा देती है, गाय में भी, मनुष्य में भी। ठीक है, आंतरिक निषेचन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर आपको आईवीएफ पता होना चाहिए। तो अगर जैसे किसी मादा में जो है ना अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, मतलब आगे वो मतलब ओपन नहीं है, बंद है, तो वो फिर माँ कैसे बन सकती है, तो आईवीएफ के द्वारा बन सकती है। इसका मतलब होता है इन्वेंट्रो निषेचन। ठीक है, इसमें क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुक्राणु और अंडाणु को परक नली में पाला जाता है, उसके बाद माता के गर्भ में दोबारा से स्थानांतरित कर देते हैं। वैसे ही बच्चा उत्पन्न होता है जैसे आम लोगों का होता है, वैसे ही होता है। ठीक है, बस इसमें क्या है, अंडवानी रुक गई तो बाहरी निषेचन करती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये होता है इसमें। ठीक है, तो ये बाहरी निषेचन के रूप में हुआ है ना, क्योंकि इसमें निषेचन बाहर हुआ है। ठीक है, उसके बाद बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे कुछ जो है ना जीव ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ना जो मतलब कवर से ढके नहीं होते मेंढक के अंडे, तो वो जो नर नर होता है मेंढक और मादा मेंढक होते हैं,
तो उनके शुक्राणु और अंडाणु मतलब जैसे बाहर, जैसे पानी के अंदर मिलते हैं ना, तो तब उस जीव की उत्पत्ति होती है। अब देखो जो मादा है ना, मादा, आपको याद रखना, मादा में महीने में एक बार अंडा निकलता है, ठीक है ना, जो मनुष्य है या गाय है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसमें ना मादा और नर दोनों ही बहुत सारे मतलब अंडे और जो है शुक्राणु छोड़ते हैं, लेकिन वो पानी के अंदर तो बहुत से जीव उनको खा भी जाते हैं, तो बहुत कम बच पाते हैं, इसलिए मेंढक की संख्या कमी रहती है, ठीक है। तो ये बाहर निषेचन हो रहा है ना, इसमें नर और मादा का ये युग्मनक है ना, वो बाहर हो रहा है, इसलिए से बाहर निषेचन करेंगे। तो मछली का स्टारफिश एग्जाम्पल दे देना। बाहर निषेचन का एग्जाम्पल क्या दोगे आप? मेंढक का। और और आंतरिक निषेचन का किसका एग्जाम्पल दोगे? मनुष्य का, गाय का, ठीक है, कुत्ते का और मुर्गी का, ठीक है। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जब युग्मनक बन जाता है ना, उसके बाद जो है ना भ्रूण बनता है, यार है ना, भ्रूण बनता है, ठीक है। भ्रूण क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चे के अंग बनने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जब अंग की पहचान होने लग जाती है तो उसे गर्भ कहते हैं। देखो लाइन से लगाने को आ जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले निषेचन हुआ, फिर क्या हुआ? युग्मनज हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? भ्रूण बना, जिसमें बच्चे के अंग विकसित हो रहे हैं। फिर भ्रूण के बाद क्या हुआ? भ्रूण के बाद है गर्भ हो गया, जिसमें मतलब बच्चे के सभी अंगों की पहचान हो जाएगी कि वो उसके अंग कौन कौन से, लड़का है लड़की, ये भी पहचान हो जाती है इसमें, ठीक है। तो माँ नवजात शिशु को जन्म दे देती है, उसके बाद जब मतलब पूरा का पूरा मतलब बच्चा डेवलप हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये ना बच्चे, ये जो नली दिखाई दे रही है आपको, इससे बच्चे को पोषण मिलता है, इसे प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा, जिससे बच्चे को भोजन मिलता है शरीर के अंदर। उसके बाद जब बच्चा विकसित हो जाता है तो बच्चा शरीर से बाहर आ जाता है। ऐसे ही मुर्गी वगैरह जो है ना, जब अंडा जब वो देते हैं, उसके बाद उसे उसको बैठती है, सिकाई होती है, तो धीरे धीरे वो बच्चा जब पूरा डेवलप हो जाता है तो अंडे से फूट के बाहर आ जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरायुज और अंडप्रजनन। अगर जंतु अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं तो उसको हम जरायुज बोलेंगे, और अगर वो अंडे दे रहे हैं तो उसे हम अंडप्रजनन कहेंगे। अब बताओ मनुष्य किस में आएगा? जरायुज में आएगा, विविपोरस में आएगा या ओविपोरस में आएगा? इसे इंग्लिश में विविपोरस कहते हैं। मनुष्य आएगा जरायुज में, क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं। और जो मुर्गी है वो किस में आएगी? अंडप्रजनन में आएगी, ठीक है। लेकिन मनुष्य और मुर्गी दोनों आंतरिक निषेचन में आते हैं, क्योंकि वो शरीर के अंदर जो है ना नर और मादा का संलयन होता है। ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, आप मेंढक को देखो, मेंढक जो है ना शुरू में कैसे था और बाद में कितना परिवर्तन हो गया। तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, इसलिए इसको कायांतरण कहते हैं। तो आपसे कायांतरण के बारे में पूछेगा तो आप कायांतरण बता दोगे, ठीक है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल को बेशक के रूप में बदलने को कायांतरण कहते हैं। तो आपको ये लाइन से याद करना चाहिए, देखो कि पहले अंडा हुआ, फिर टैडपोल, फिर बेशक, ये लाइन से लगाने को आएगा तो आप ये बता दोगे। अब आ जाओ अलैंगिक जन्म, मतलब जिसमें एक ही जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न कर लेता है, उसे अलैंगिक कहते हैं। अब देखो इस वाले में क्या था, इसमें दो जीवों की जरूरत पड़ रही थी ना, दो जीवों की जरूरत पड़ रही थी ना, जबकि इसमें क्या है? अलैंगिक है। अलैंगिक मतलब वो अपने आप को खुद ही पैदा कर ले, जैसे इसमें बल्ब की जैसा करती आई और इसने अपने को अलग कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन कहलाएगा। जब मुकुल निकलेगी तो उस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहेंगे, ठीक है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित हो रहा है तो इसको हम मुकुलन कहेंगे, ठीक है। और ये अमीबा है, अमीबा के अंदर ये जो कोशिका है ये दो भागों में बट गई और ये दो अलग अमीबा बन गए, तो इसे हम द्विखंडन अभिक्रिया कहेंगे, ये आपको याद रखें, ठीक है। अगर अलैंगिक का पूछेगा तो आपके कोर्स में देखो दो ही दे रखे हैं, एक मुकुलन का दे रखा है, हाइड्रा का एग्जाम्पल, दूसरा अमीबा का दे रखा है, इसका नाम द्विखंडन होता है, ठीक है। उसके बाद ये बता रखा है, डोली की कहानी बता रखी है। क्लोनिंग किसे कहते हैं आप ये याद रखना, जब समरूप कोशिका या किसी अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न किया जाता है उसे क्लोनिंग कहते हैं। मतलब जैसे ये देखो, इसके अंदर से इस प्रकार के जीव को उत्पन्न किया गया है तो ये क्लोनिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लोनिंग कहलाएगा। समझ में आ गया चैप्टर? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये आप सारे पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, बल और दाब किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे बल का मतलब होता है जब किसी वस्तु पर हम धक्का लगाते हैं या खिंचाव
लगाते हैं तो उसे हम बल कहते हैं। तो बल में अपकर्षण भी होता है और अभिकर्षण भी होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जब किसी वस्तु को हम दूर फेंक रहे हैं, ठीक है, फेंक रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, हम उसे धक्का लगा रहे हैं। और जब वस्तु को खींच रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम अपने पास बुला रहे हैं, तो ये क्या प्रक्रिया कहलाएगी, बल कहलाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि बल के अंदर, ठीक है, अप अपकर्षण भी होता है और अभिकर्षण भी होता है। ठीक है, देखो आपसे पूछ भी लेगा कि अपकर्षण क्या होता है और अभिकर्षण क्या होता है, तो आपको ये अच्छे से ये याद होना चाहिए। वैसे इंग्लिश में आपको ये रखने, इसे पुश कहा जाता है, इसे पुल कहा जाता है। ठीक है, पुश मतलब होता है धक्का मारना, अपकर्षण, और अभिकर्षण का मतलब होता है उसे खींचना, पुल। तो आप इंग्लिश में वर्ड पढ़ के अपना पता लगा लोगे कि किसमें क्या क्या होता है। देखो दरवाजे को जो हम खोलते बंद करते तो उसमें धक्का भी लगता है, ठीक है, उसे हम खींचते भी हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। और ये बल की परिभाषा दे रखी, किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी कि अभिकर्षण, ठीक है, और खिंचाव यानी कि अपकर्षण को बल कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बल बहुत सारे काम करता है, ठीक है, मैं आपको समरी में बता रहा हूँ ना। तो बल बहुत सारे काम करता है, आपको इसके एग्जाम्पल पूछेगा, आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो बल का क्या काम है, देखो बल जो है ना, एक दिशा में लगाए गए बल, ठीक है, जुड़ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब कहने का है कि अगर ये चीज इधर जा रही है, देखो इधर जा रही है, और मैं भी इस पर धक्का लगा दूं तो इस हाथ का बल और इस हाथ का बल दोनों को जुड़ के इसको स्पीड बढ़ा देगा, हाँ या ना। तो आपको ये याद रखना। और अगर मान लो ये इधर जा रहा है और मैं ये देखो ये इधर आ रहा है, मैं इसको उधर फेंक रहा हूँ, तो दोनों में क्या हो रहा है, उसका बल माइनस हो जाएगा। तो याद रखना, जब एक ही दिशा में जाएगा तो बल बढ़ जाता है, और अगर बल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है तो बल जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि जो बल होता है ना, बल उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। क्या होता है, दिशा भी होती है, परिमाण भी होते हैं। याद रखना, यदि लगाए गए बल की दिशा और या परिमाण में परिवर्तन हो जाए तो इसका प्रभाव भी बदल जाएगा, तो उसका प्रभाव इफेक्ट बदल जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि क्या हर बार बल लगाने पर वस्तु अपनी जगह से हट जाएगी। देखो अगर ये बल लगा रहे हैं और इस वस्तु में उनसे ज्यादा बल है तो ये इसको हटने नहीं देगी, अपनी जगह पर रहेगी। और अगर अपोजिट में लगाएंगे तो अगर इस व्यक्ति में ज्यादा बल होगा तो इधर खिसक जाएगा, इसमें ज्यादा होगा तो वो इधर खिसक जाएगा, तो बल घट जाता है। ठीक है, जब दोनों एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो दोनों का बल जुड़ के उसे धक्का लगा देगा, और जब अपोजिट बल लगेंगे तो बल माइनस हो जाएगा, तो ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी दूसरे वाले। ये कह रहे हैं बल जो है ना, वस्तु की गति की अवस्था में बदलाव कर सकता है। मतलब जैसे मान लो कोई व्यक्ति बॉल फेंक रहा है, तो हम बल की मदद से उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं, या उसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, उसको और फेंक सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने इंग्लिश में इसको बहुत डिटेल में बताया, वो वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आपसे पूछे कैसे लाया जा सकता है, आप बोलोगे कोई बॉल तेजी से आ रही है तो हम उसको अपने हाथ से रोक रहे हैं, तो उसकी बल उसकी हमने उसकी और उसको दूसरी जगह स्थानांतरित कर देते हैं, तो हमने उसकी गति को बदल दिया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आप बना के भी बोल सकते हैं, मैं छोड़ के बताना। और देखो, और बल के और देखो बल से हम किसी की अवस्था में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। ये देखो, जैसे आटे को हमने गूंथ दिया, तो ये देखो यहाँ पे हमने सिर्फ अवस्था बदली, है ना। क्या इसने गति करी, नहीं ना। सिर्फ यहाँ पे देखो, ये आपसे यही पूछ रहा है कि बल के प्रभाव, आप बताओ कि गति बदल रही है या सिर्फ आकृति बदल रही है, बताओ। देखो यहाँ पर जब मैं आटे को यहाँ गूंथ रहा हूं ना, तो गति में परिवर्तन हो रहा है, नहीं ना। क्या आटा उठ के कहीं दूसरी जगह चला गया क्या, तो आप लिखोगे नो, बोलोगे आकृति बदल रही है, यस। आप बताओ ये बैठ गया, तो बताओ क्या इसकी गति हुई, नहीं। पर आकृति में परिवर्तन हो गया, हाँ पिचक गया है। अब इसको देखो, तो बताओ गति हुई, नहीं हुई। ठीक है, आकृति बदल गई। और यहाँ पर गति हुई, नहीं, आकृति बदल गई, यस। तो आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकते। तो टोटल मिला के अगर आपसे पूछे बल करता क्या है, बल क्या क्या करता है बताओ। बल पहला, किसी वस्तु को रोक सकता है, और रुकी हुई है तो उसको चला सकता है। और गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है, दिशा को बदल सकता है, आकृति में परिवर्तन ला सकता है, और इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभाव को उत्पन्न करता है। और बल एक साथ सारे काम भी कर सकता है। अब बल के प्रकार कौन कौन से हैं, देखो बल एक होता है संपर्क बल, जो बल छूने पर लगेगा
उसे हम संपर्क बल कहेंगे, जैसे पेशीय बल, ठीक है, पेशीय बल कहेंगे उसे, जिसमें हमारे हाथ का, हमारी मसल्स का यूज हो रहा है, ठीक है। और घोड़े, गधे, ऊंट, ये भी पेशीय बल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अपनी पेशी के द्वारा जब बल लगाया जाता है उसे पेशीय बल कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा पेशीय बल संपर्क बल कहलाएगा, बोलोगे क्योंकि पेशीय बल, ये पेशीय बल जो होता है किसी वस्तु के संपर्क में आने से लगता है, ये पूरा बोल देना, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशी या किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे ही तो पूछेगा कि पेशीय बल को संपर्क बल बोलेंगे, बोलोगे जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में आएगी तभी तो बल लगेगा, ये देखो तभी तो बल लगा, तो उससे हम क्या बोलेंगे, पेशीय बल बोलेंगे। दूसरा बल कौन सा होता है, घर्षण बल। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं उसके से जो बल पैदा होता है उससे हम घर्षण बल कहते हैं। तो आपको बता देना कि घर्षण बल जो होता है, जैसे चलती हुई तेज गाड़ी, वो धीरे हो जाती है, चलते चलते हम थक जाते, चप्पल खींच जाते, वो घर्षण बल ही तो है। तो अगर आपसे पूछेगा कि क्या घर्षण बल संपर्क बल है, तो बोलोगे घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, यार है ना, अपोजिट होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। अगर कोई पूछेगा ना घर्षण बल पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है या अपोजिट होता है, तो आप बोलोगे अपोजिट होता है। अगर आप आगे जा रहे हो तो आपको पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है। तो आपने कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से पढ़ लिए, एक आपने मस्कुलर फोर्स पढ़ लिया, पेशीय बल पढ़ लिया, दूसरा आपने कौन सा पढ़ लिया, घर्षण बल पढ़ लिया। फिर असंपर्क बल। असंपर्क बल मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो बिना टच किए दूसरे को हिला दे, तो पहला चुंबकीय बल हो गया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा चुंबकीय बल असंपर्क बल क्यों है, बोलोगे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकते हैं और चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है, आप बता सकते हैं, ठीक है। और देखो ये आपको चुंबक के बारे में पता होना चाहिए, अगर नॉर्थ नॉर्थ होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण दूर भागेंगी, और नॉर्थ साउथ होगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगी। तो आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण पता होना चाहिए, हाँ या ना, पता है ना आपको प्रतिकर्षण और आकर्षण। जब चुंबक नॉर्थ और नॉर्थ होगा तो चुंबक दूर भागती है, और जब नॉर्थ और साउथ होगा या साउथ और नॉर्थ होगा तो चुंबक टच हो जाएगी, है ना। और अगर साउथ साउथ होगा तो दूर भाग जाएंगे, है ना, ये आपको याद रखना। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे कोई भी चीज है ऊपर से हम फेंकते तो अपने नीचे चली जाती है ना, टूटी का जो पानी जैसे खोलते हैं तो पानी नीचे की ओर क्यों आता है, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। धरती जो है ना, एक धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, पूरे ब्रह्मांड में पाया जाता है। अब आप देखोगे ना, जो आपके सैंपल में क्वेश्चन आया था कि एक रॉकेट को छोड़ा गया था, ऊपर की ओर जा रहा था, उसमें कौन सा बल लग रहा है, तो जब रॉकेट ऊपर जा रहा है भले उसे वो नीचे तो खींचा जा रहा है, ग्रेविटी तो खींच रही है, तो उसमें कौन सा बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, ठीक है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, उसे पता है बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, तो थोड़ा सा घुमा के पूछेगा, ठीक है। और एक रह गया था स्थिर विद्युत बल, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा भी बल लगाया जा सकता है, तो ये भी असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। तो अब जब रॉकेट ऊपर जा रहा था तो आप उसमें कौन सा बताओगे, स्थिर विद्युत बल भी बताओगे, क्योंकि बिजली का तो बल लग ही रहा, तभी तो ऊपर जा रहा है वो, ठीक है। तो आपको ये एग्जाम्पल भी अच्छे से इसमें देना था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपको याद रखना है, ठीक है। द फोर्स exerted by the charged body on another charge or uncharged body is known as electrostatic force। तो ये स्थिर विद्युत बल होता है, जब एक वस्तु चार्ज है दूसरी चार्ज है तो उस पर जो बल लगेगा, तो ये एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा घुमा के पूछेगा, वो देखना चाहता है कि आपको कितना कंसेप्ट है, क्योंकि स्टडी आती है इसी बेस पर आती है, और आप जो है ना अप्लाई करना नहीं जान पाते, आपको पता रहे ये तो मुझे पता था, मुझे क्या फायदा पता था जब उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे। अब आ जाओ प्रेशर। क्या होता है प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है जब हम प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगाते हैं ना उसे हम प्रेशर कहते हैं, दाब कहते हैं, ठीक है। ये लिखा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, दाब का फॉर्मूला तो बल बटे में क्षेत्रफल होता है, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो दाब की ऐसी यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, ठीक है। दाब को किससे मापते हैं, ये न्यूटन होता है, ये मीटर का स्क्वायर होता है, तो पास्कल की वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर
के ऊपर -2 लग जाए। ठीक है। और जो प्रेशर है वो एग्जाम में पूछेगा, क्या द्रवों को सॉलिड से तो लगता है प्रेशर, क्या लिक्विड में भी लगता है, गैस में भी लगता है? हाँ, देखो लिक्विड में लगता है तो हमने इधर छेद करा तभी पानी निकलने लग गया और गुब्बारा फूल गया, तो लिक्विड में भी प्रेशर लगता है। ठीक है। और ये देखो यहाँ छेद किया तो पानी निकल रहा है, तो ये प्रेशर ही तो है। ठीक है। और क्या हवा के द्वारा प्रेशर लगता है? हाँ, हवा के द्वारा प्रेशर लगता है। पहले वायुमंडल कहते किसे हैं? हमारे चारों ओर जो वायु होती है ना, उस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। और फिर नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब किसे कहते हैं? मतलब सिंपल है, जब वायु के द्वारा दाब लगाया जाता है तो उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसी क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के कुछ ना कुछ लिख देना, छोड़ के मत आना कुछ भी। और ये कह रहा है कि अच्छा, अब इतना ज़्यादा वायुमंडल का प्रेशर तो कि हवा का दाब भी लगता है। तो ये कह रहा है कि जैसे इसने फॉर्मूले के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करी है। ये कह रहा है अगर 15x15 क्षेत्रफल ले लेते हैं, मतलब इसको हम रेक्टेंगल की शेप में ले लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर हम 225 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड पर अगर बल लग रहा है तो 2250 न्यूटन के बराबर लग रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है, तो ऐसे तो हमारे में इतनी बड़ी ताकत अगर हवा की लगेगी तो हम तो खत्म हो जाएंगे, टुकड़े हो जाने चाहिए। पर ऐसा नहीं है, हमारे शरीर के अंदर भी उतना दाब लग रहा होता है, इसलिए उसका प्रभाव जो है नहीं दिखाई देता। और देखो दाब की इतनी शक्ति होती है कि ये इतने सारे घोड़े भी इसको अलग नहीं कर पाए, क्योंकि इसके अंदर से हवा निकाल दी गई थी। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेशर बहुत पावरफुल होता है। यहाँ से जब पूरी तरह हवा निकाल दोगे ना, तो इसको आप खींचना चाहो निकालना चाहो निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, इतनी पावरफुल प्रेशर की होती है ताकत, ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आप इसके बारे में पढ़े ना कि वैज्ञानिक कौन थे। 17वीं शताब्दी में जर्मनी के वैज्ञानिक थे ओटो वॉन गैरिक ने बर्तनों में वायु बाहर निकालने के एक पंप का आविष्कार किया। जब बर्तनों में से हवा बाहर निकाल दोगे और उसको फिर प्रेस कर दोगे ना, तो आप क्या करोगे, उसमें जितना मर्जी खींच लो वो नहीं निकलेगा, इतना बड़ा प्रेशर हो जाएगा। तो इतने बड़ा प्रेशर की ताकत होती है। तो अब आप इसकी समरी पढ़ लेंगे, ये सारे के सारे आप जरूर करेंगे। ठीक है, सारे चैप्टर की बैक एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है, बच्चे इसे करते नहीं है, फिर इसी में तो क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो मजा नहीं आता फिर, है ना, पूरे नंबर नहीं आता, क्या फायदा। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए अब नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि। तो अगर आपसे पूछेगा साउंड किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कंपन से पैदा होती है। किससे पैदा होती है? कंपन से। ठीक है। तो ध्वनि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है? किसी को बुलाने के लिए किया जा सकता है, किसी को चेतावनी देने के लिए किया जा सकता है ना। और आपसे जो है ना यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जैसे वीणा बजानी हो, तो वीणा बजाने के लिए हमें कंपन कहाँ पर करना पड़ेगा? तानी डोरी पे करना पड़ेगा। और तबले के लिए ताने ढिल्ली पे करना पड़ेगा। तो ऐसे आपको और बताने हैं कि किसका प्रयोग कहाँ का किया जाता है। ऐसे इंग्लिश में स्ट्रिंग, तबले को कहाँ मेमोरी में बजाया जाता है। ऐसे अगर आपसे पूछेगा बांसुरी बजा रहे हैं, तो बांसुरी जो बजा रहे हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? तो बोलोगे उसमें जो होल होते हैं ना, छेद होते हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे किसी और का भी पूछ सकता है वो। यहाँ पर पूरा ध्वनि को उत्पन्न करके दिखा रहा है कि ध्वनि जो होती है वो कंपन से पैदा होती है। और कंपन किसे कहते हैं? किसी वस्तु को तेजी से आगे पीछे होना। जब तेजी से कोई चीज आगे पीछे होती है तो उसे कंपन कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखो ये अलग अलग इसने पानी भरा और जब इस पे ये मार रहा है तो अलग अलग ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो मनुष्य के गले में होता है वाक यंत्र। क्या होता है? कंठ, या हम वाक यंत्र कहते हैं। और यही ध्वनि को उत्पन्न कर रहा है। जो मेरी भी आवाज आ रही है वो वाक यंत्र के द्वारा ही आ रही है। ठीक है। इसमें कितने तंतु होते हैं? 2 वाक तंतु होते हैं, ये आपको याद रखना क्योंकि कहीं बार ये पूछ ले। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पर है कि क्या ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, क्या साउंड के लिए मीडियम चाहिए? आप बोलोगे बिना मीडियम के जो साउंड है ना वो ट्रैवल नहीं कर सकते। पता है इन्होंने कैसे प्रैक्टिकल दिखाया है? इन्होंने बोला कि अगर निर्वात में चले जाओ, वैक्यूम में चले जाओ, कहाँ चले जाओ? वैक्यूम में, तो वहाँ साउंड पैदा होएगी नहीं। मतलब एक ना आप जार ले लो, उसके अंदर घंटी लगा दो और घंटी लगाने के बाद आप जो है उसे जला के छोड़ दो। जब उसमें सारी हवा निकल जाएगी, जब वो निर्वात बन जाएगा तो घंटी की आवाज आना बंद हो जाएगी। तो इससे ये पता लगता है कि ध्वनि के लिए मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो ध्वनि के लिए कौन कौन से मीडियम होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस।
अगर ध्वनि के लिए कोई मीडियम नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। अगर आपने ये बचपन में करा हो तो आपको पता लग रहा होगा कि आवाज आती है, आपने ये करा होगा तो आवाज आती है, क्योंकि ध्वनि मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। देखो ये बजा रहा है, ये बच्चा सुन रहा है, क्योंकि ध्वनि के लिए माध्यम चाहिए, तो बिना माध्यम के ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हम ध्वनि को अपने कानों से सुनते हैं। क्यों? हमारे कानों में ईयर ड्रम होता है, ठीक है। वही कंपन, मेन चीज है कंपन। कंपन पैदा होगा तभी हमें ध्वनि सुनाई देगी। और ये हमारा पूरा कान है, कान का ये इनर पार्ट है। इसके अंदर 3 मेन हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर पर्दा होता है, ठीक है, जिसे हम कर्णपटल कहते हैं, जो हमें सुनने में मदद करता है। अब यहाँ पर तुम्हारे में ज्यादा तो नहीं दे रखा, जितना दे रखा उतना बता दूं, ठीक है। और आपको 3 अच्छे से चीजें आनी चाहिए, एक आयाम, दूसरा आवर्तकाल, तीसरा आवर्ती। आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए दोलन गति किसे कहते हैं। देखो दोलन गति किसे कहते हैं, हम जानते हैं कि किसी वस्तु का बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। पढ़ा था ना अभी आपने, किसी का आगे पीछे होना, हाँ है ना। और इसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। समझ में आ गया? अगर आपसे कोई पूछेगा दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु बार बार इधर उधर गति करती है, ठीक है, तो उस गति को ही हम दोलन गति कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा आवर्ती किसे कह देंगे, तो आप बोलोगे जो दोलन मतलब कितने हुए एक सेकंड में, जितने हुए उससे हम आवर्ती कहेंगे। मान लो एक सेकंड में ये 4 बार हुए, तो वो उसकी आवर्ती 4 कहलाएगी। और यही साउंड को मापने का तरीका है। और आवर्ती को हम हर्ट्ज में मापते हैं। कितने में मापते हैं? हर्ट्ज में। तो ये न्यूमेरिकल, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। आपको न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना है। आपको जो बैक एक्स में क्वेश्चन दे रखा है उसको कर लेना। अगर यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 दोलन पूरा करती है तो इसकी आवर्ती क्या होगी, ठीक है, आप बता दोगे कितनी होगी? 20 होगी। तो 20 हर्ट्ज में बोलेंगे इसे, ठीक है। फिर ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु को देखे बगैर भी हम ध्वनि को पहचान लेते हैं, हाँ ना। क्यों क्यों पहचान लेते हैं? क्योंकि उसमें प्रबलता और तारत्व अलग अलग होता है। पता है हम ध्वनि को क्यों पहचान पाते हैं? प्रबलता और तारत्व की वजह से पहचान पाते हैं। तो आपको ये दोनों वर्ड भी अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो आपको मैं एक बात और बता दूं, जो प्रबलता है ना, प्रबलता, उसे डेसिबल में मापते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि कितनी प्रबल है, उससे हम डेसिबल में मापते हैं, ये याद रखना। और अगर आपसे आवर्ती पूछेगा तो किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है और बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते। और प्रबलता पूछेगा तो आपको डेसिबल में मापना, ठीक है, आपको याद रखना है। देखो जब हम सांस लेते हैं तो कितना डेसिबल होता है? 10। जब हम फुसफुसाहट करते हैं तो 30। जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो 60। जब हम व्यस्त यातायात को देखते 70। और औसत फैक्ट्री में 80, ठीक है। तो आपको पता है ये भी एक लिमिट की आवाज होनी चाहिए। अगर 80 से ज्यादा होती है ना तो हमारे कानों को कष्ट पहुंचाते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कब हमारे कानों को दर्द होगा, कब हम पोल्यूशन बोलेंगे साउंड वाला, कब हम बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण, जब 80 डेसिबल से ज्यादा आवाज आ रही है, ठीक है डियर। आप सुनो, ध्यान से सुनो। एक बात और ये सुन लो, ये देखो, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्वनि की जो प्रबलता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कमित वस्तु का आयाम ज्यादा होगा तो ध्वनि प्रबल हो जाएगी, और अगर आयाम छोटा होगा तो ध्वनि मंद हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। देखो ये आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ध्वनि की प्रबलता इसके आयाम पर निर्भर करती है। जब किसी कंपित वस्तु का आयाम अधिक होता है तो इसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि प्रबल होती है। जब आयाम छोटा होता है तो उत्पन्न ध्वनि मंद होती है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे की ध्वनि की तुलना एक वयस्क से करें तो उसकी आवाज कितनी कान में वो होती है, तेज सुनाई देती है ना। तो वो ये बता रहा है कि आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है। याद रखना, ये जो आप पढ़े थे ना तारत्व, है ना, तो ये रखना आवर्ती, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी करी है। देखो आपको ये प्रबलता किस पर निर्भर होती है? आयाम पर। मैचिंग में आ जाए, प्रबलता किस पर निर्भर होती है? आयाम पर। और आवर्ती ध्वनि की तीक्ष्णता या तारत्व को निर्धारित करती है, याद रखना, ठीक है। और तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होगी तो हम कहेंगे ध्वनि बहुत तीखी है, यार ये बड़े कान में चुभ गई।
और यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो हम कहेंगे कि ध्वनि का तारतम्य कम है। अब बताओ ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? आपको पता लगा सिटी में ये ज्यादा है, तो ये इसमें तारतम्य ज्यादा है और इसमें तारतम्य कम है। तो अगर आपसे पिक्चर वाला पूछ ले तो आप बता दो कि इसमें ज्यादा है, इसमें कम है। समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मंद किसे कहते हैं? और अगर बोलेगा संगीत किसे कहते हैं? जो हमारे कानों को प्रिय होता है। और प्रदूषण किसे कहते हैं? ध्वनि जो हमारे कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अब ये सुनो, पक्षी उच्च तारतम्य की ध्वनि उत्पन्न करते हैं जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य मंद होता है, तथापि शेर की दहाड़ अत्यधिक प्रबल होती है, ये याद रखना। जबकि पक्षी की ध्वनि दुर्बल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, क्योंकि बच्चों को तारतम्य और प्रबलता में अंतर समझ नहीं आता। जैसे ढोल मंद आवृत्ति से कंपित होता है, इसलिए यह कम तारतम्य ध्वनि उत्पन्न करता है। दूसरी ओर सीटी की आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसमें तारतम्य की ध्वनि बहुत ज्यादा होती है। पक्षी का तारतम्य तो बहुत ज्यादा है, जबकि शेर की दहाड़ का तारतम्य कम होगा, लेकिन शेर की दहाड़ बहुत ज्यादा प्रबल होगी, है ना, और पक्षी की ध्वनि बहुत दुर्बल। अब आ जाओ श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, 20 कंपन प्रति सेकंड से कम आवृत्ति हो रही है तो हम मनुष्य सुन नहीं सकते, तो इसे क्या बोलेंगे? अश्रव्य। ठीक है, अगर 20 हर्ट्ज से कम आ रहा है ना तो हम उसे सुन नहीं सकते, उसे बोलेंगे अश्रव्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अश्रव्य, इनऑडिबल साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनऑडिबल बोलेंगे। ये आपको याद रखना, इनऑडिबल। और अगर मनुष्य 20 हर्ट्ज से ज्यादा सुन रहा है, ठीक है, तो वो भी हम नहीं सुन सकते, कहानी फट जाएगा, है ना। लेकिन हम सुन कितना सकते हैं? 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में, तो ये हमारी ऑडिबल रेंज होती है। ठीक है, उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड से अधिक आवृत्ति की ध्वनियां भी मानव जो है संशोधित नहीं कर सकता ना। तो हम कितना सुन सकते हैं? 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि 20 से 20 किलो हर्ट्ज, क्योंकि 1 किलो में 1,000 होते हैं ना, तो 20 से 20,000 लिखा आ जाए या 20 हर्ट्ज से 20 किलो लिखा आ जाए, बात ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑडिबल रेंज बोलेंगे, श्रव्य ध्वनियां बोलेंगे। अगर आपसे पूछेगा श्रव्य ध्वनियां किसे कहते हैं? 20 से 20 हर्ट्ज के बीच वाली। और अवश्रव्य किसे कहते हैं? या तो 20 हर्ट्ज से कम वाली है या 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाली है। ठीक है, और शोर तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और सुस्वर मतलब म्यूजिक भी आपको मैंने बता दिया क्या होता है। और ध्वनि प्रदूषण कैसे कैसे होता है आप अपने बना बना के लिख दोगे। हॉर्न की आवाज, पटाखों की आवाज, लाउड स्पीकर की आवाज, ठीक है, मशीनों की आवाज, टेलीविजन की आवाज, ट्रांजिस्टर की आवाज। ठीक है, और ध्वनि प्रदूषण से हानि के कान जो है खराब हो सकते हैं, नींद जो उड़ सकती है, तनाव आ सकता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। हाँ या ना? बना बना के लिख देना। और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं? ठीक है, तो हम जो साउंड को जो अब्सॉर्ब कर लेते हैं ना, वो इंस्ट्रूमेंट लगा सकते हैं, है ना। पेड़ लगा सकते हैं, पेड़ पौधे बहुत लगा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर भी क्लियर हो गया और ये आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये सारे के सारे आपको अच्छे से देखने हैं, एक एक चीज प्यारो अच्छे से करनी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ। देखिए, अब चैप्टर नंबर 11 है। तो सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है उसे हम सुचालक बोलेंगे। ठीक है, और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उसे हम हीन चालक बोलेंगे। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे पूछेगा कौन कौन सी धातु है जिसमें से करंट फ्लो हो जाता है, तांबे में, एल्यूमिनियम में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विद्युत की सुचालक बोलेंगे, चालक बोलेंगे, ये चालन बोलेंगे। और जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, जैसे रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, लकड़ी हो गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? कुचालक। क्या बोलेंगे? कुचालक। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिक्विड में भी करंट फ्लो होता है? तो हाँ, लिक्विड में भी करंट फ्लो होता है। तो हमने अलग अलग यहाँ पे लिक्विड का यूज किया, लेकिन क्या सभी लिक्विड में होता है? नहीं, सभी लिक्विड में करंट फ्लो नहीं होता। तो इन्होंने अलग अलग एक्टिविटी करके देखी, नींबू का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि भाई हमने लिक्विड का इस्तेमाल तो किया लेकिन बल्ब फिर भी नहीं जल रहा, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे कि बल्ब इसलिए नहीं जल रहा, ये कारण हो सकता है कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब को जलने के लिए चाहिए उतनी मिल ही नहीं रही हो, जो बैटरी लगी हो वो छोटी लगी हो,
तो वो बल्ब को उतनी एनर्जी, उतनी ऊर्जा नहीं दे पा रही, जिसकी वजह करंट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से बल्ब जल जाए। तो इसीलिए फिर वैज्ञानिकों ने क्या करा, एलईडी का इस्तेमाल करो। तो अगर आपसे एलईडी की फुल फॉर्म पूछेगा तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहेंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्योंकि ये छोटा सा बल्ब होता है और इससे क्या हुआ, हम सारे टेस्ट कर पाए, जिससे हमें पता लग पाया कि किस किस में से करंट बहता है और किस किस में से करंट नहीं बहता। ठीक है, और आपने ये चुंबकीय प्रभाव तो देखा ही होगा। इस जैसे हम किसी करंट या किसी चीज को यहाँ पे जैसे सर्किट को कंप्लीट करते हैं तो सुई अपनी जगह से अगर हिल जाती तो उसमें करंट था। तो चुंबकीय प्रभाव का मतलब क्या है कि चुंबक के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बहुत कम भी करंट जा रहा है तो हम पता लगा लेंगे हम इसमें करंट गया या नहीं गया, है ना। लेकिन बल्ब में अगर बहुत बड़ा बल्ब लगाया जा रहा है तो वो नहीं बता पाएगा, इसलिए छोटे बल्ब के यूज किया जाता है। हाँ है ना, समझ में आ रहा है ना। छोटे बल्ब के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि करंट उसमें जा रहा है नहीं जा रहा। तो इन्होंने अलग अलग एक्टिविटीज करके देखी कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि अगर छोटा हमने यूज करा या बल्ब हमने यूज करा तो उसके बावजूद भी अगर करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा, तो हो सकता है बल्ब खराब हो सकता है सेल का अंदर का जो केमिकल है वो खराब हो जाए या वो उसके अंदर खत्म हो जाए। ठीक है, एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो बल्ब है ना, ये भी कारण हो सकता है कि बल्ब इसलिए नहीं जलाओ कि उसकी फिलामेंट टूट गई। तो इसको फिलामेंट बोलते हैं, हिंदी में तंतु बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपसे पूछेगा बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है तो आपको बता देना है कि इसके अंदर आर्गन भरी होती है। ठीक है, कौन सी गैस भरी होती है, आर्गन होती है और एक और गैस होती है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आपको एक बार बता दो, जो आसुत जल होता है ना, जो प्योर वाटर होता है, डिस्टिल वाटर जिसे हम कहते हैं, उसमें से विद्युत का चालन नहीं होता। तो उसमें अगर हम कोई चीज मिलाएंगे, ठीक है, तो ही उसमें से करंट फ्लो होगा। ये देखो, जब हम आसुत जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है, यह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। तो आपको यह रहना है कि कौन कौन से जल है जिसमें करंट फ्लो हो जाएगा, चाहे हैंडपंप हो, कुओं का पानी हो, तालों का पानी, मतलब तालाबों का पानी हो, वो शुद्ध नहीं होता और उसमें लवण पाया जाता है, तो उसमें से करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी मात्रा में भी डालेंगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। लेकिन आंसू जल लवण से मुक्त होता है, इसलिए वो हीन चालक होता है, कुचालक होता है। अगर आपसे पूछेगा आंसू जल में करंट क्यों नहीं जाता, तो आप बोलोगे उसमें लवण नहीं पाया जाता, उसमें नमक नहीं होते, सोल्ट नहीं होते। ठीक है, और जब साधारण लवण को आंसू जल में घोला जाता है तो वो अच्छा चालक बन जाएगा और उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। ठीक है, और आपको देखो बिजली का जो भी आप काम करते हैं तो उस पर अपना पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, और ताकि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बनी रहे। तो आपको ये याद रखना है कि विद्युत का चालन अम्लों में भी होता है, क्षारकों में भी होता है, लवणों में भी होता है। यही क्वेश्चन यहाँ पर देखो, इन्होंने यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन ये पूछा है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्ल, क्षारक और लवण के विलयन होते हैं। तो अगर आपने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से पढ़ना ही हो। तो ये कह रहे क्या विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। पता है रासायनिक प्रभाव से क्या मतलब है, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण होता हो। तो आपको इनका नाम याद रखना है, विलियम निकलसन का। इन्होंने क्या करा, जब पानी के अंदर करंट को छोड़ा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न हुए। तो ये क्या कहलाएगा, केमिकल इफेक्ट कहलाएगा, क्योंकि नई चीज का निर्माण हुआ। और देखो पानी के अंदर से दो चीजें निकाल दी, है ना। तो आपको ये याद रखना। अब मैं आपको आगे क्या बता रहा हूँ इलेक्ट्रोड के बारे में। देखो आपने क्या करना है, दो सेल है, बेकार से ले लो, उसकी कार्बन की छड़ें निकाल ली और उसके ऊपर टोपी जैसा जो है ना एक धातु लगा दो, जैसे तांबे की तार लगा दो और उसे रेगमार से साफ कर दो अच्छे से। तो फिर उसमें बैटरी जोड़ दो, ये बैटरी जोड़ दो, इसी प्रोसेस को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ना, ये जो भूजों के थ्रू आपको बताया गया, इस लड़के ने ये जानना था कि भाई अगर मैं आलू को इस तरीके से लगाऊंगा तो क्या उसमें करंट फ्लो होता है या वो सुई अपनी जगह विक्षेपित होती है, तो थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। इसने पता क्या देखा, इसने देखो जानना तो था कि भाई करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन इसकी वजह से एक नई चीज पता लग गई कि जो ये देखो यहाँ मैं पढ़ के बताता हूँ। देखो जो पॉजिटिव होता है उसमें नीला हरा धब्बा आ गया। तो यानी कि अगर हमें पहचानना है कि पॉजिटिव कौन सा है, तो अगर उसमें नीला हरा धब्बा आ जाए तो पॉजिटिव है। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, भूजों ने यह परीक्षण करने का निश्चय किया कि क्या कुछ फल एवं वनस्पतियां भी विद्युत का चालन करते हुए करंट फ्लो होता है नहीं होता। वो तो केवल इतना जानना चाहते हैं कि करंट फ्लो होता नहीं होता,
ठीक है, वो लगा के जब छोड़ गया तो उसने क्या देखा कि कलर आ गया, तो एक नई चीज पता लग गई कि जो पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव, उसमें ये कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से उसकी खोज का बड़ा फायदा हो गया कि सेल के जो पॉजिटिव जो धन टर्मिनल होता है ना, उसकी पहचान की जा सकती है। अगर सेल में आपको पता लगना कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में अगर रंग क्रिएट होगा, कलर क्रिएट होगा, तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो आप ये बता दोगे। फिर विद्युत लेपन किसे कहते हैं? देखो ये विद्युत लेपन बहुत काम का है। इससे क्या होता है कि जो धातु वगैरह होती है वो खराब नहीं होती, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो आपको मैं सीधा बता देता हूँ, सोने की चांदी की जैसे वो परत चढ़ाई जाती है ना, बिल्कुल वैसे। देखो विद्युत लेपन किसे कहते हैं? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना विद्युत लेपन किसे कहते हैं। तो विद्युत लेपन बहुत ज्यादा उपयोगी है। आज बहुत सारी धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से वो चमकते खराब नहीं होते। आप गैस बर्नर देख लो, टोटी देख लो, सैन ग्रह देख लो। और क्रोमियम जो है बहुत महंगा होता है, तो क्रोमियम का सब इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन क्रोमियम की भी लेयर चढ़ाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और आभूषण बनाने के लिए जो सस्ती धातु बनाई जाती है, चांदी सोने की परत चढ़ाई जाती है, जो उसकी तरह लगता है, सोन चांदी की तरह, तो ये भी आपको याद रखना है। और खाने पीने की जो चीजें जिसमें रखी जाती है ना, वो टिन में रखी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि लोहे में रखेंगे तो वो रिएक्शन कर जाएगी, खराब हो जाएगी। और ऐसे पुल वगैरह को ठीक करना है, चलाना है पुल वगैरह, तो उसमें जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। तो आपसे जिसका पूछेगा बता दोगे ना? ठीक है, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं, इससे चढ़ाए जाते हैं ताकि वो खराब ना हो। तो ये चैप्टर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद देखो आपको और भी पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मेन मेन जो बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब क्या है कि क्वेश्चन घुमा के आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपको यहाँ बुक से भी दिए जा सकते हैं, तो आपको बुक से तो सारे चैप्टर खुद करने ही करने। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, ठीक है, लास्ट चैप्टर हमारा प्रकाश है। अगर आपसे पूछेगा प्रकाश कैसे ट्रैवल करता है, बोलोगे सरल रेखा में करता है। तो अगर कोई सीधी पाइप है और कोई टेढ़ी पाइप है, तो किसमें से प्रकाश जाएगा? इसमें जाएगा। ठीक है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। दूसरा, आपको परावर्तन का नियम पता होना चाहिए। परावर्तन का नियम अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड होता है। आपको यह रहना है कि जो आपतित किरण होती है, जो परावर्तित किरण होती है, जो विलंब होता है, वो एक ही बिंदु पे होता है, और आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। अगर ये 30 का तो 30 डिग्री का होगा, न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकता है। ये लिखा परावर्तन का नियम, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो आ रही है वो आपतित किरण है, जो जा रही है वो परावर्तित किरण। ठीक है, और जो 90 डिग्री की बनती है, ठीक है, वो अभिलंब कहलाती है। ठीक है, आपको याद रखना है। और अगर आपसे पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आप बताओगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये ऐसे बना हुआ आ जाए, ऐसे बना हुआ आ जाए, ऐसे बना आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। यहाँ पर मापने के लिए क्या रहा है, अगर ये 80 का है तो 80 का आएगा, ये 70 का तो 70 का आएगा। हमेशा याद रखना, एक भी पॉइंट आगे पीछे मत कर देना, बराबर रहने चाहिए। ठीक है, तो आपको परावर्तन का नियम समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको जो है, आपने अपनी जैसे जो शीशा देखते हैं, शक्ल देखते हैं, तो वो कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है, तो आपको प्लेन मिरर के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए पूरी। तो प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण जो होता है ना, तो उसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? आभासी और सीधी बनती है। आपको याद रखना, आभासी और सीधी बनती है। आभासी का मतलब क्या होता है? वर्चुअल, वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है, आपको ये याद रखना। ठीक है, तो और अगर आपसे पूछेगा शीशे में शक्ल देखते हैं तो फोटो क्या बनती है? दर्पण के पीछे बनती है। और कितना आकार होता है? समान आकार होता है, सेम साइज होता है। पर आपने एक बात देखी है, देखो ये हमारा शीशा हो गया, इसमें जो शक्ल बन रही है, जितनी शीशे दूर ये है उतनी शीशे दूर ये होगी। देखो एग्जाम में आपसे कभी कभी पूछ भी लेगा, जैसे एक इस तरीके का चित्र दे दिया, तो इसमें बोले इसको बनाओ, शीशे में कैसे बनेगा? देखो ये चीज शीशे के पास में है तो ये पास में आएगी। ठीक है, ये चीज शीशे के पास में है तो ये आएगा, ये दूर है तो दूर आएगा। तो इसका सेम ऐसे बनना चाहिए। ठीक है, जो शीशे के पास वाली चीज है वो पास में आएगी, जो पास में है वो पास में आएगी, जो दूर है वो दूर जाएगी। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये देखो ये पॉइंट से जितनी दूरी पर होगा उतनी दूरी पर। एग्जाम में पूछ लिया कि अगर ये 10 का है तो ये भी 10 पर हो। और अगर पूछ ले कि हम जो व्यक्ति हैं खड़े हैं, तो
हमारी फोटो से कितनी दूरी होगी, मान लो शीशे से 10 है, तो शीशे से 10 है तो 10 और 10 कितना होगा 20, तो 20 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया। आराम से क्वेश्चन पढ़ के करना अगर ऐसा आ जाता है तो। और ये आपको पता होना चाहिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखो जब हम शीशे में शक्ल देखते हैं ना, तो हमें लेफ्ट का राइट दिखाई देता है, राइट का लेफ्ट दिखाई देता है, उसी को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ये आप अच्छे से याद रखना। अब देखो नियमित और विस्तृत परावर्तन होते हैं। देखो ये क्या है, टेढ़ा मेढ़ा, तो ये क्या आएगा विस्तृत। पता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में बना हुआ आएगा इसका डायग्राम। ये देखो टेढ़ा मेढ़ी लाइन जा रही है। देखो आपतित किरण तो पैरेलल थी, लेकिन परावर्तित किरण पैरेलल नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्तृत। और नियमित किसे कहेंगे, ये देखो ये नियमित है। देखो आ भी पैरेलल रही है और जा भी पैरेलल रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नियमित बोलेंगे। आपसे अगर डिफरेंट पूछेगा तो आप इसी को बता देना और डायग्राम बना देना। कोई क्वेश्चन नहीं आता उसका एग्जाम्पल पता है, एग्जाम्पल लिख देना, डायग्राम पता है डायग्राम बना देना, छोड़ के कोई क्वेश्चन बताना। ठीक है, ऐसे ही हम मतलब जो दो दर्पण से हम बहु प्रतिबिंब बना सकते हैं, बहुत सारे प्रतिबिंब बना सकते हैं। इसके अंदर के अंदर के अंदर बहुत सारी फोटो बनाई जा सकती है। बाकी यहाँ पर अगर आपसे कैल्डोस्कोप के रिगार्डिंग कुछ पूछ ले तो आप बोलना एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों से बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैल्डोस्कोप में भांति भांति के आकर्षण पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। पैटर्न बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्डोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अलग अलग एंगल पे रखोगे ना तो कई प्रकार के डिजाइन बन जाएंगे। समकोण पर रखे गए समतल दर्पण से प्रतिबिंब देखिए। ठीक है, तो कई प्रकार के डिजाइन बनाने में किया जाता है। ठीक है, बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं इसको। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये कैल्डोस्कोप बनाया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, कैल्डोस्कोप कैसे बनता है अगर क्वेश्चन दे दे तो आप बताते हैं। इसमें हर बार पैटर्न बनेंगे नए, और दोबारा पैटर्न वो लाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है जो दोबारा पैटर्न आ जाए। नए नए पैटर्न बनाने के काम आता है कैल्डोस्कोप। इसी के बेस पर बहुत सारे डिजाइन वगैरह तैयार किए जाते हैं। और सूर्य का प्रकाश कौन से रंग का होता है, सफेद रंग का होता है। और जो इंद्रधनुष होता है उसमें 7 रंग हो जाते हैं। ठीक है, और हमें अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा देखभाल रखना चाहिए। हमारी आंख जो होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, और ये आंख का सारा आपको पता होना चाहिए। अपनी आंख के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको। जो हमारी जो फोटो बनती है वो रेटिना पे बनती है। ठीक है, और आंख को दुर्घटना से घटित नहीं होने देना चाहिए। और कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना देते हैं। पहले कॉर्निया क्या होता है, तो बोलेंगे इसका पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। जो ट्रांसपेरेंट होता है ना आँख का आगे का हिस्सा, वो कॉर्निया कहते हैं। पिक्चर आएगी तो नाम बताना होगा। अगर आपसे पूछेगा कि साइज को कौन कंट्रोल करता है, तो परितारिका करती है। कौन करती है, पुतली के साइज को कौन कंट्रोल करता है, परितारिका करती है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसकी विशिष्टता रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की बात करते हैं। परितारिका से रंग तय होता है। ठीक है, और आपको दो याद और रखना है, एक शंकु और दूसरा शलाका। ठीक है, शंकु और शलाका के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको टोटल दिए मैंने। और देखो आग के जिस भाग में जब अंध बिंदु ये होता है जहाँ प्रकाश जब पड़े तो वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, देखो यहाँ पर ये शंकु लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। ठीक है, शंकु के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, और शलाका के ऊपर भी आ जाता है। तो आगे सुनिए, ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया था, अब शायद आया ना है। देखो ये कह रहा है, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया रेटिना पर बनती है पिक्चर हमारी। ये कह रहा है जब एक बार प्रतिबिंब बन जाता है ना, तो 1/16 सेकंड तक वो बना रहता है। तो यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या उससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु को स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती। समझ में आ रही है? तो आपको याद रखना, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो वो हमारी आंख में 1/16 भाग तक बनी रहती है। ये देखो चलचित्र का कैसे बता रहा है, ये देखो ये अलग चीज़ है, अलग जगह, और जब इसको घुमाएगा ना तो हमें लगेगा इसके अंदर है। ये देखो, तो ये चीज़ तो है। और ये याद रख लो, ये हम जो चलचित्र देखते हैं वे वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का होता है। ये देखो, लेकिन हमें वो एक में दिखाई देता है। ठीक है, उन्हें नेत्र के सामने 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी कि 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक
की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है। और जब 16 पर सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हमें लगेगा वो उसी के अंदर, हमारी आंखों से कैच नहीं कर पाएगी और हमें लगेगा वो उसी के अंदर है। अब फिर उसके बाद ये बता रखा है कि हमारा पढ़ने का पास का बिंदु कितना होना चाहिए। हमारा पास का बिंदु 25 सेंटीमीटर है और दूर का क्या, अनंत। मतलब अगर मैं इस किताब को पढ़ रहा हूँ और 25 से ज़्यादा रखी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 से कम कर दिया अपने पास ला रहा हूँ तो फिर मेरी आंखों पे जोर पड़ेगी। याद रखना 25 सेंटीमीटर पास का बिंदु होता है। और फिर नेत्रों की देखभाल तो हमें करनी करनी है। गाजर खाइए, विटामिन ए खाइए, चश्मा लगा तो चश्मे को ध्यान से पहनिए, उस पर स्केच पेन डलने दीजिए, ठीक है। और उचित रोशनी में पढ़िए, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में लीजिए, ठीक है। बना बना के बोल सकते हो। और जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए ब्रेल बहुत बड़े वरदान के रूप में आए। उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार करा। और ब्रेल पत्ती में कितने पैटर्न होते बिंदु के, 63 होते, ठीक है। तो बाकी आप थोड़ा और पढ़ लेना, तो उन्हें छू छू कर वो पता लगा सकते हैं। और वर्तमान पत्ती 1932 में बनाई गई है, ठीक है। और इतना ही था इस वीडियो में। और हेलन केलर ने ये बोला था कि भाई जो लोग आंखें जिनकी होती है वो देख कर भी नहीं देखते, मतलब प्रकृति की सुंदरता को महसूस नहीं करते, तो हमें हर चीज़ को महसूस भी करना चाहिए, उन्हें समझना भी चाहिए। तो डियर इतना ही था, पूरी जो आपको सिलेबस से मैंने समझा दिया। कोशिश की है काफ़ी अच्छा कराने की। कैसे लगी वीडियो आप ही डिसाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट। मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट और आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।